नमस्कार। आज हम लोग बुद्धकालीन भारत के गणराज्य और उनकी शासन पद्धति का अध्ययन करने जा रहे हैं। 16 महाजनपदों की चर्चा के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार इन जनपदों में अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार को लेकर निरंतर संघर्ष चल रहे थे। मगध और अंग के बीच चल रहे संघर्ष में अंततः अंग का पराभव हुआ था और इससे मगध ने आत्मसात कर लिया था। इसी प्रकार काशी को कौशल के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष में अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी थी और वो कौशल में विलीन हो गया था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य रूप से हमको 4 राजतंत्रों जिसके अंदर है मगध, कौशल, वत्स और अवंती, इनका उल्लेख मिलता है और 10 गणराज्य हैं उनका उल्लेख हमको मिलता है। ये जो 10 गणराज्य थे सभी कौशल और अंग अर्थात उत्तर पूर्वी बिहार के बीच में स्थित थे। इन गणराज्यों के नाम हम क्रमशः देखते हैं कि कौन कौन से थे। सबसे पहला तो था कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा हम है ना जो लेते हैं रामग्राम के कौलिय। इसके बाद में तीसरा है वो आता है पिपलीवन के मौर्य। चौथा हम देखते हैं कि कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा में यहीं पे भगवान बुद्ध को है ना जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पांचवा आता है पावा के मल्ल। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने इसी स्थान पर प्राण त्यागे थे। छठा है अल्लकल्प के बुली और सातवां है वैशाली के लिच्छवी। गणराज्यों में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और लिच्छवी है ना जो वज्जी संघ के 8 कुल थे उनमें से एक था और ये संघात्मक गणराज्य के अंदर ये जो लिच्छवी था, ये लिच्छवी कुल था, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद में जो 8वां था मिथिला के विदेह। ये नेपाल की सीमा पर स्थित था और प्राचीन जो मिथिला है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर पहले राजतंत्र था लेकिन इस समय यहाँ पर ये जो राजतंत्र था वो गणराज्य के रूप में रूपांतरित हो गया था। इसी तरह से 9वां था वो था संसुमार गिरी के भग और 10वां था केसपुत्त के कालाम। ये बुद्ध के समय के एक प्रमुख दार्शनिक थे, आचार्य और बुद्ध के जो प्राथमिक गुरु थे आलार, वो इसी गण के थे। अब हम इन गणराज्यों की जो शासन पद्धति है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम गणराज्यों के स्वरूप और संगठन को लेते हैं। इसके अंदर क्या था कि ना जो राजतांत्रिक जो राज्य थे और गणराज्य थे उसमें मुख्य अंतर ये था कि जहाँ राजतांत्रिक राज्य थे उसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक राजा के हाथ में होती थी, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, और गणराज्य में ये शक्ति संपूर्ण गण अथवा समूह के हाथ में होती थी। लेकिन इन गणराज्यों को आधुनिक अर्थ में जो प्रजातंत्रात्मक राज्य है वो नहीं माना जाना चाहिए। इनको कुछ अभिजात कुल द्वारा शासित है ना जो राज्य मानना ही उपयुक्त जान पड़ता है। इनके जो सदस्य थे वो अपने कई प्रतिनिधियों को चुनते थे जिनमें से प्रत्येक को राजा कहा जाता था। इस प्रकार गणराज्य में राजा शब्द का भिन्न अर्थ था, यानी कि एक ही राजा नहीं, कई सारे राजा होते थे। जो प्रतिनिधि होते थे उनको राजा कहते थे और ये सभी राजा हैं वो समान होते थे और सब मिलकर एक सभा बनाते थे जिसको क्या कहते थे, परिसा। और चुने हुए राजा हैं वो ये जितने भी चुने हुए राजा होते थे वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए अपनों में से एक को सभापति निर्वाचित कर लेते थे, जिसको ये गणपति या गण ज्येष्ठ या संघ मुख्य भी कहते थे। परिषद की जो सभी सदस्य थे यानी कि राजा थे अपनी कार्यवाही एक निश्चित स्थान पर करते थे। जो ये जो स्थान था उसको संथागार या संस्थागार कहा जाता था। ये जो संथागार होता था इसके अंदर राज्य से संबंधित सभी राजनीतिक और सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर विचार किया जाता था। ये गणराज्य हैं वो 2 प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं हमको। एक में किसी एक कुल का बना हुआ गणराज्य, जैसे कि शाक्य थे, कौलिय थे और मल्ल थे। ये गणराज्य इसी प्रकार के गणराज्य थे जिसके अंदर जिनका निर्माण है वो एक ही कुल से हुआ था। दूसरे संघात्मक गणराज्य होते थे जिसमें कई कुल सम्मिलित होते थे, जैसे कि वज्जी गणराज्य था, उसके अंदर 8 विविध क्षत्रिय कुल शामिल थे। तो इस तरह से इनका विभाजन होता है।
अगला हम देखते हैं कि परिषद की कार्यवाही का ढंग क्या था, यानी कि परिषद की कार्यवाही की प्रणाली है वो किस तरह की थी। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि बौद्ध संघ में भिक्षु सभा में जिस प्रकार की कार्यवाही संपन्न होती थी, तत्कालीन राजनीतिक गणों के अंदर भी लगभग वही व्यवस्था है वो रही होगी, क्योंकि ये जो स्वयं बुद्ध है वो शाक्य गण में उत्पन्न हुए थे और ये स्वाभाविक ही था कि वो अपने संघ के संगठन में वही प्रणाली उन्होंने अपनाई जो उनके पैतृक गणराज्य में प्रचलित थी। यहाँ देखते हैं कि परिषद के अधिवेशन का जो भवन था, जो संस्थागार था, उसमें प्रत्येक प्रतिनिधि के बैठने के स्थान को आसन कहते हैं और एक आसन प्रज्ञापक नाम का अधिकारी था। वो ये सारी के सारी यानी कि जो सबको आसन पे निश्चित स्थान पे बैठाने की जो व्यवस्था है वो आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी है वो किया करता था। परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले सदस्यों की एक निश्चित संख्या का होना भी आवश्यक था। आजकल की शब्दावली के हिसाब से कह सकते हैं कि जिसको हम कोरम कहते हैं, इससे संबंधित अधिकारी को गणपूरक कहा जाता था और जो विचारार्थ लाया जाने वाला जो प्रस्ताव होता था उसको प्रतिज्ञा कहा जाता था और प्रतिज्ञा को ऊंचे स्वर में सदस्यों को सुनाया जाता था, फिर इसे 2 या 3 बार दोहराया जाता था। फिर प्रस्ताव के ऊपर वाद विवाद होता था और पक्ष विपक्ष के बीच के अंदर वाद विवाद हो चुकने के बाद में मत लिया जाता था। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है और ये जो है ना जो छंद है या मत है वो शलाकाओं द्वारा लिया जाता था, जो कि लकड़ी की बनी छोटी छोटी सी अलग अलग रंगों की जो डंडियां हैं वो हुआ करती थी। इन शलाकाओं को इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी होता था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, उसको शलाका ग्राहक कहते थे। लोग जो है जो मतलब है ना जो अपना मत देते थे तो लोगों के मतों को गुप्त रखा जाता था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि परिषद की निर्णय लेने की प्रणाली क्या थी। तो वाद विवाद की प्रक्रिया और निर्णय लेने का जो ढंग था वो हमको है जो हम देखते हैं कि गण के सामने कोई भी महत्वपूर्ण समस्या आने पर गण के जो सदस्य हैं एक स्थान पर एकत्रित होकर इस पर विचार विमर्श करते थे। प्रारंभ में इस बात का प्रयास किया जाता था कि निर्णय है वो सर्वसम्मति से लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता था तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। कभी कभी समस्या के ज़्यादा पेचीदा होने पर और सदस्यों द्वारा विविध प्रकार के विरोधी मतों के रखे जाने पर एक छोटी समिति बना दी जाती थी जो विचार विमर्श के उपरांत बहुमत के आधार पर इसका निर्णय लेती थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी हैं जो गणराज्य के अंदर कौन कौन से होते थे। बौद्ध ग्रंथों और विशेषकर जातक कथाओं से हमें इस समय की जो विविध जो अधिकारी थे उसकी जानकारी मिल जाती है। जो गणमुख्य है वो परिषद के बहुमत के आधार पर शासन करता था, यानी कि जो राजाओं द्वारा जो चुना जाता था कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए, उसकी सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे। फिर राजा के बाद में एक उपराजा भी होता था। गणराज्य अपनी सैनिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे और इस विभाग का प्रमुख अधिकारी है वो सेनापति होता था। प्राय गणराज्य का प्रत्येक युवक जो वैसे तो सैनिक कार्य से परिचित होता था। सेनापति का प्रमुख दायित्व युद्ध में सैन्य संचालन करना था, परंतु एक जातक कथा से मालूम पड़ता है कि वह अभियोग होते थे उसकी सुनवाई भी करता था। अर्थ विभाग का जो अधिकारी था उसको भांडागारिक कहते थे और जो न्याय व्यवस्था से संबंधित अधिकारी होता था वो विनिश्चय महात्म्य कहलाता था। एक दूसरा भी है ना जो न्याय संबंधी अधिकारी होता था जिसको व्यावहारिक के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियोगों की सुनवाई करके उसके ऊपर अपना निर्णय देता था और राजा को धर्म और शासन के संबंध में भी सलाह ये समय समय पर दिया करता था। इसके अतिरिक्त जातक कथाओं में हमको हिरण्यक, सारथी जैसे कुछ जो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है तो बौद्ध साक्ष्यों में हमें लिच्छवियों की जो न्याय व्यवस्था है उसका काफ़ी विस्तृत जो विवरण मिलता है। यदि कोई जो चोरी की, जैसे उदाहरण के लिए चोरी के अपराधी को पकड़ा जाता था तो उसको पहले विनिश्चय महात्म्य के पास, महामात्य के पास लाया जाता था। यदि उस व्यक्ति को निर्दोष पाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अगर वो दोषी पाया जाता था तो उसको उसके बाद में व्यवहारिक के पास में जो दूसरा है जो न्यायाधीश था उसके पास में पेश किया जाता था।
इसी प्रकार उसको क्रमशः उसकी पेशी है वो सुदघरों, अष्टकुलकों, सेनापति, उपराजा और उसके बाद में राजा के पास होती थी। अगर वो निर्देश होता था इस बीच की कड़ी के अंदर तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर अपराधी होता था तो जो प्राचीन दृष्टांत होते थे, जो प्राचीन जो दृष्टांत थे, उनको ना जो मतलब है ना जो कोई अष्टकुलक नाम की संभवतः कोई समिति थी जिसमें 8 व्यक्ति होते थे और उन्होंने जो पुराने नियम या प्राचीन दृष्टांत थे उनकी एक है ना जो पुस्तक बना रखी थी जिसको है ना जो पवेणी पोथक कहते थे। और उस न जो दृष्टांतों के आधार पर ही उसको जो अपराधी होता था उसको दंडित किया जाता था। इस प्रकार हम पाते हैं कि लोगों को न्याय पाने की पूरी सुविधा थी। एक अधिकारी द्वारा दिया गया दंड अंतिम नहीं होता था और उससे ऊपर के न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती थी। इस न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा भी है कि इसमें नागरिक स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा जाता था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है कि न्याय की इतनी सुंदर व्यवस्था विश्व के कुछ ही स्थानों पर दिखाई पड़ती है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हम पाते हैं कि अधिकांश गणतंत्र हैं वो अपनी स्वतंत्रता गंवा चुके थे और किसी न किसी शक्तिशाली राजतंत्र की अधीनता स्वीकार करने लग गए थे। जैसे कौशल का शासक विदर्भ था, उसने शाक्यों को पूर्णतः तहस नहस कर दिया था। केवल वज्जी गणराज्य है वो ही काफ़ी लंबे समय तक मगध के साम्राज्य के विरुद्ध जूझता रहा था, पर मगध की शक्ति के आगे उसको भी है ना जो आखिर नतमस्तक होना पड़ा था। लेकिन गणराज्यों का जो इतिहास है वो यहीं समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद भी गुप्त काल तक विभिन्न गणराज्यों का अस्तित्व बना रहा था। समय समय पर नए गणराज्यों का उदय होता रहा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोज है, सुराष्ट्र है, मुद्रक है, कुकुर है, पांचाल है, इनका संघों का उल्लेख भी हमको मिलता है। इसी तरह से पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 18 गणतंत्रों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। सिकंदर के आक्रमण के समय भी सिंधु प्रदेश में कई गणतंत्र थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर लोहा लिया था। लेकिन धीरे धीरे इन गणतंत्रों का ह्रास होता चला गया और अंततः बाद में ये समाप्त हो गए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अध्याय है उसका जो हमने आज अध्ययन किया। आप लोगों को इसको समझ में आया होगा और आपके लिए ये उपयोगी होगा ऐसा मैं आशा करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।